मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल पे। मेरे सभी सदस्यों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज का टॉपिक है जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जाति व्यवस्था बेहतर है या वर्ण व्यवस्था। हाँ, इस वीडियो के एंड तक हम ये जरूर निष्कर्ष निकाल लेंगे कि दोनों में से कौन सी बेहतर है, जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाति व्यवस्था, हमारे संविधान कहता है कि हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था है, हम जाति व्यवस्था से चलेंगे। जाति व्यवस्था का मतलब क्या है? जाति व्यवस्था का मतलब है कि हमारे देश में जातियों को दो भागों में बांटा गया है, एक जनरल और बाकी अदर। अदर में आपका शेड्यूल का सारी कास्ट आ जाती है और जनरल के अंदर आपके ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय आ गए, वैश्य आ गए। हमारा संविधान कहता है कि जो एक बार ब्राह्मण के घर पैदा हो गया वो हमेशा ही ब्राह्मण रहेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा है या नहीं है, चाहे उसे किसी चीज का ज्ञान है या नहीं है, लेकिन उसके ऊपर स्टैंप लग चुकी है कि वह ब्राह्मण। इसी तरीके से अगर वो क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुआ है, जैसे कि राजपूत वगैरह, तो वो क्षत्रिय है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो किसी तरह की भी लड़ाई करने की स्किल्स में पारंगत है या नहीं है, लेकिन वो क्षत्रिय है। इसी तरीके से जो ओबीसी कास्ट में है वो ओबीसी कास्ट में ही रहेगा, फिर चाहे वो सीए है, डॉक्टर है, सीपीए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी वर्ण व्यवस्था क्या कहती है? हमारी वर्ण व्यवस्था के अंदर चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम स्टार्ट करेंगे शूद्र से। शूद्र का मतलब होता है ज्ञान से रहित। हमारे यहां यह माना जाता है कि आप चाहे ब्राह्मण के घर पैदा हो, क्षत्रिय के घर, वैश्य के घर या शूद्र के घर, पैदा होते वक्त आप शूद्र ही हैं, क्योंकि हमारे यहां माना जाता है कि ज्ञान ब्राह्मण है। शूद्र के घर जब बच्चा, मतलब किसी के यहां पे भी जब बच्चा पैदा होता है, उसे ये भी नहीं पता होता कि मलमूत्र जो है वो कपड़ों में नहीं करते, उसके कपड़ों को भी उसके माता पिता बदलवाते हैं, यानी कि उसको ज्ञान नहीं है। वहीं वैश्य समाज का मतलब होता है जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं या किसी तरह का व्यवसाय करते हैं, वो वैश्य समाज के अंदर आ जाते हैं। क्षत्रिय समाज के अंदर वो आ जाते हैं जो किसी भी मान लीजिए समाज का, देश का या किसी संस्थान का रक्षण कर रहे हैं, जो लड़ने के स्किल्स में पारंगत है। ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञान, जिसे अपने उपनिषद का, अपने वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। अब अगला टॉपिक है हमारा कि जाति निर्धारण कैसे होता है। मैंने आपको बता दिया कि हमारा संविधान कहता है कि एक बार मान लीजिए एक ब्राह्मण है, उसके घर में जो भी आगे पैदा हो वो हमेशा ही ब्राह्मण रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं राष्ट्रपति कोविंद का। एक और दूसरी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वो देश के सर्वोच्च पद पर रहे हैं राष्ट्रपति कोविंद, लेकिन फिर भी आज भी उन्हें दलित माना जाता है। वहीं द्रौपदी मुर्मू वो आदिवासी समाज में आती हैं, लेकिन आज वो राष्ट्रपति हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पद पे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो एक बस स्टैंप लग गई वो कभी नहीं हटेगी। वहीं वर्ण समाज, वर्ण व्यवस्था कैसे निर्धारित होती है? मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए जिससे आपको पता चल सके कि पहले ऐसा नहीं था। पहला एग्जाम्पल सत्यवती जी का। सत्यवती कौन थी? अगर आपने महाभारत पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि महाराज शांतनु की जो वाइफ थी वो थी महारानी सत्यवती, और वो किस समाज से आती थी? मत्स्य पालन, जहां मछली पालन होता था। लेकिन आज तक कईयों को पता भी नहीं होगा, और कोई उन्हें ये नहीं कहता कि वो मछुआरों के समाज से थी। सब यही कहते हैं कि महारानी सत्यवती, यानी कि उनके ऊपर से वो स्टैंप हट चुका था। दूसरा एकलव्य के बारे में एक कहानी बहुत फेमस है और हर एक को सुनाई जाती है, हर एक को बताई भी जाती है कि एकलव्य ने छुप करके द्रोणाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त कर ली थी और बाद में द्रोणाचार्य जी ने उनका अंगूठा कटवा दिया था। अब मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए हमारे एनएसए डोभाल जी का बेटा, या फिर हमारे दिवंगत सीओडी बिपिन रावत जी, चीफ ऑफ डिफेंस का बेटा, मान लीजिए पाकिस्तान में जाकर के कहीं से कोई ऐसी सीक्रेट चीजें सीख लेता है, कोई मिसाइल बनाने का फॉर्मूला या कुछ, और वहां पे वो पकड़ा जाता है, तो वो लोग उसको वहां पे शाबाशी देंगे कि भाई तूने छुप करके बहुत अच्छी, मतलब ये
स्किल सीख लिए हैं, तू तो बहुत शार्प है, या उसको सीधा गोली मार देंगे। लेकिन हमारे समाज में किसी भी इस तरह की एक्सट्रीम चीजों को नहीं किया जाता था। वहां पे उन्होंने जो एकलव्य था वो उस टाइम के मगध, जहां पे जरासंध राजा था, उसके जो सेनापति है, सेनापति का बेटा था। फिर भी उसे मारने की जगह पे जो द्रोणाचार्य जी ने केवल उसका अंगूठा कटवा दिया था, और इसकी जगह पे उन्हें बताया भी था कि आपको अब धनुष चलाने के लिए अंगूठे की जरूरत नहीं है, आप 2 उंगलियों से भी चला सकते हो। और अगर आज आप देखोगे ओलंपिक या किसी तरीके की भी प्रतिस्पर्धा होती है तो उसके अंदर आज भी 2 उंगलियों से ही तीर चलाया जाता है। कर्ण के बारे में भी बहुत फेमस है कि कर्ण को द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था शिक्षा देने से, लेकिन सच ये नहीं है। अगर किसी ने भी महाभारत पढ़ी है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कर्ण ने पांडवों और कौरवों के साथ शिक्षा ली थी, लेकिन जब उसने बोला कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखा दीजिए, तब द्रोणाचार्य जी ने बोला कि नहीं, आप इसके लिए सुपात्र नहीं हो, क्योंकि आपको जो ब्रह्मास्त्र है वो इसीलिए चाहिए क्योंकि आप अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो या उसे मारना चाहते हो। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि यार तो क्या हो गया, वो तो गुरु थे, वो सिखा सकते थे, क्या फर्क पड़ता है। इसका एक रिसेंट एग्जांपल ले सकते हैं। आज के टाइम में यूएस के राष्ट्रपति है बाइडेन, और उनके कार्यकाल का सिर्फ 1.5 महीना बचा हुआ है, और 1 जनवरी से राष्ट्रपति ट्रंप आ जाएंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना है कि मैं आने के बाद यूक्रेन और रशिया की वॉर को खत्म करवा दूंगा, लेकिन वहीं जाने से पहले सिर्फ 1.5 महीना बचा हुआ है और बाइडेन ने अलाउ कर दिया है कि आप यूएसए में और ब्रिटेन में बनी हुई मिसाइल्स को रशिया के ऊपर यूज कर सकते हो। और ये जो मूव चला, इससे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकते हैं, जबकि वहीं राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि ये वॉर रुक जाए और हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना जाएं। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारे जो ब्राह्मण है या फिर जो द्रोणाचार्य थे, उनकी दूर की सोच थी। अगर मैंने इसको ब्रह्मास्त्र सिखा दिया तो हो सकता है ये किसी गलत जगह पे उसका यूज कर ले। अब हम ये कहते हैं क्या सनातन समाज ब्राह्मणवादी है? इसका आंसर तो हाँ है, लेकिन इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। अब हमारी वर्ण व्यवस्था चलती कैसे है? हमारी वर्ण व्यवस्था 2 तरीके से चलती है। पहली, कार्य क्षेत्र और ज्ञान के आधार पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मान लीजिए अपना बिजनेस करता है या फिर किसी अच्छी नौकरी पे है तो वो वैश्य है, और मान लीजिए कोई डिफेंस में है तो वो क्षत्रिय हो गया। तो ये हो गया आपका कार्य क्षेत्र। दूसरा कि और उसके ज्ञान के आधार पे, अब ये तो है नहीं ना कोई मान लीजिए बीकॉम की डिग्री लेकर के वो मेडिकल का काम कर रहा है, तो उसको उसका कार्य क्षेत्र और उस कार्य क्षेत्र के ज्ञान और उसका ज्ञान कि जिसके आधार पे उसका वर्ण निर्धारित होता है। दूसरा आ जाता है, अब हम किसी कार्य क्षेत्र में चले गए, वहां पे भी तो प्रतिस्पर्धा होती है। तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हर एक वर्ण का एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है। मान लीजिए शूद्र, ऐसी कोई नौकरी है जहां पे ये बोला गया है कि आपको नौकरी पाने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, और मान लीजिए वो व्यक्ति जो नौकरी लेना चाहता है वो सिर्फ 12th है, तो वो नौकरी तो ले नहीं सकता। उस नौकरी के लिए वो शूद्र हो गया, यानी कि उस लेवल का उसको ज्ञानी, एक तरीके से आप इसे डेजिग्नेशन भी मान सकते हो। अब मान लीजिए वो ऐसी जगह नौकरी करने चला गया जहां पे ये लिखा गया कि 12वीं तक, यानी कि वहां पे 10वीं भी है, 8वीं भी है, तो वह व्यक्ति जिसकी 12वीं है वो उन लोगों से ऊपर हो गया। वैश्य समाज में मान लीजिए कोई कपड़े का छोटा व्यापारी है, उसकी छोटी दुकान है, किसी की उससे बड़ी दुकान हो सकती है, कोई कपड़े का डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, किसी की कपड़े की मिल हो सकती है। आपने देखा होगा बीएसएल हो गया, भीलवाड़ा शूटिंग शर्टिंग्स हो गया, रेमंड हो गया। तो इस तरीके से इनके अंदर भी तो ज्ञान और उनके कार्य और उनके ज्ञान और उनके साइज के हिसाब से डेजिग्नेशंस होती हैं या उनका व्यवसाय होता है। क्षत्रिय, अगर आप पुलिस में जाते हैं तो पुलिस में आप देखोगे कि कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, आईजी। वहीं ब्राह्मणों में भी अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण बन गए और बात खत्म हो गई, उसके अंदर भी आप देखोगे ऋषि हो गए, महर्षि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। तो यानी कि हम एक प्रोग्रेसिव समाज से आते हैं जहां पे केवल एक क्षेत्र में एंटर कर जाना है, घुस जाना ही काफी नहीं है, उसके अंदर हमें और प्रगति करनी पड़ती है।
अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हम वर्ण व्यवस्था से चलते थे तो हमारे यहां पर जातियां आई कैसे? इसका एक कारण है कि हम अपने से ज्यादा विश्वास करते हैं विदेशियों पे, चाहे वो इतिहासकार हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो। एक एडमिनिस्ट्रेटिव रहे हैं जो कि अंग्रेजों के समय में थे, रॉबर्ट होप प्रिस्ली, जिन्होंने हमारे देश में 1901 में लगभग 1400 और 1931 में करीब करीब 4000 जातियां बनाई। अब मेरा भी एक क्वेश्चन है, उन्होंने सुनारों को ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास में डाल दिया। अगर जाकर के देखोगे तो जहां पे भी सुनार की दुकान होती है तो आप ये मान के चलते हो कि बंदा बहुत अच्छा पैसे वाला। ऑब्वियसली अगर कोई बिजनेस कर रहा तो पैसे वाला ही तो होगा वो। अगर जो जो मतलब आप में से जो भी व्यूअर स्टॉक मार्केट का ज्ञान रखते हैं या उसके बारे में जानते हैं, आपको पता होगा कि पीसी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, इतने बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, तो क्या ये सब के सब ओबीसी में आ गए? वहीं हमारे यहाँ पे एक वाल्मीकि समाज आता है जिसके अंदर हम बोलते हैं चमार, यानी कि चमड़े का काम करने वाला। मुझे नहीं पता कि कैसे लोगों ने उसे गाली या फिर उसे एक निचला तबका बना दिया, यानी कि चमड़े का काम करने वाला। ऑब्वियसली नाम है चमार। वहीं पे आप देखोगे तो आज के टाइम में और भी सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं चमड़े के, सिंथेटिक आ चुका है जिससे हमारे जूते बनाए जाते हैं। इसके अंदर हमारी रिलैक्सो है, कैंपस है, लिबर्टी है, ऐसी कंपनी है जिसके जूते हम भी पहनते हैं और हमारे पिताजी या हमारे दादाजी भी पहना करते थे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है कि हम किसी भी चीज को उसके काम करने यानी कि कार्य क्षेत्र के आधार पर उसका नाम देते हैं। ये किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है कि हम किसी के साथ भेदभाव करें, हम ये बता रहे हैं कि वो व्यक्ति काम किस तरह का करता है। यहां तक मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि शायद हमारी वर्ण व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन इसको अभी भी प्रूव करने के लिए मैं आपके छोटे से क्वेश्चन आंसर लेता हूं जो जेनरिक हर कोई आपसे पूछ लेता है कि क्या शूद्र किसी मंदिर में पुजारी हो सकते हैं? हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे शूद्रों के यहाँ पर बच्चे पैदा हुए और वो ऋषि और महर्षि बने। तो इससे बिल्कुल कहा जा सकता है अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी घर में पैदा हो, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है वो तो यही कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है वो शूद्र ही होता है, चाहे वो ब्राह्मण के घर ही क्यों ना हो, लेकिन उसे उपनिषद, वेद, शास्त्र सबका ज्ञान है तो वो बिल्कुल पुजारी बन सकता है। लेकिन इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे बोला जाता था कि पहले कि जो छोटी कास्ट वाले होते थे या शूद्र होते थे उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, या फिर उनके लिए कुएं अलग बनाए जाते थे। इसका एक एग्जांपल अभी हम ले सकते हैं कोरोना से। जब हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस आया था तो क्या उस टाइम में क्या होता था, हमें बाहर निकलने के लिए मना किया जाता था। मान लीजिए किसी को कोरोना हो भी गया है तो उसे अपने परिवार से भी अलग 1 हफ्ता या 15 दिन के लिए रखा जाता था। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो चमड़े के कार्य में जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है उसको कई तरह की, मान लीजिए जब वो आया, मान लीजिए बीमारी ना भी हो तो वो अगर उस कार्य से होकर के आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ कोई ऐसे जीवाणु जरूर होंगे जो छूने से फैल सकते हैं। कोरोना वायरस भी तो छूने से फैल ही रहा था। और आपको भी पता है कि ये भी पॉसिबल हो सकता है अगर हम लंबे समय तक किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जिसके अंदर मान लीजिए चमड़े का काम हो गया, केमिकल का काम हो गया, जिससे कि हमारे अंदर बीमारियां आ सकती हैं। और आपको पता है कि हम ऐसे समाज से रहे हैं जहां पे हम जाते हुए रात हुए हमेशा भगवान को, अगर कोई मंदिर दिखता है तो हाथ जोड़कर ही आगे जाते हैं, कई बार अंदर जाकर के भी हम उनके दर्शन करना पसंद करते हैं। तो इसलिए उनको आने से मना किया जाता था। इसका कारण ये नहीं कि वो किसी जाति से बिलोंग करते थे, इसका कारण ये था कि हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की बीमारी औरों तक फैले। और जो कुएं वगैरह को अलग करने का भी सेम कॉन्सेप्ट था। मान लीजिए कोई ऐसा समाज जो चमड़े का काम कर रहा है तो वो एक अलग कुएं से जाकर के पानी ले ले, ताकि क्योंकि जब आपने देखा होगा कि हम लोग साइंस बेस्ड धर्म है। मान लीजिए हम लोग किसी भी तरह का अगर काम करते हैं तो हमारा शरीर उसकी इम्यूनिटी को डेवलप कर लेता है। तो वो लोग जो इस तरह का कोई भी काम करते हो, चाहे केमिकल का, चमड़े का, या ऐसा भी कोई कार्य है जिससे कि जो कम्युनिकेबल होता है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल जाती है, उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी आ जाती थी कि वो उनको नुकसान नहीं करती थी।
लेकिन जब वो किसी और आदमी के पास जाती थी तो उसको नुकसान करती थी। इसलिए चीजों को अलग किया गया, किसी भेदभाव को नहीं बनाया गया। अगला क्वेश्चन, क्या हमें ये वर्ण व्यवस्था समाप्त करके सबको समान नहीं कर सकते? इसका आंसर मैं यही दे सकता हूं। मान लीजिए आज हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अच्छे से अच्छा कमाएं, ज्यादा कमाएं और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। हम अपने अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना क्यों चाहते हैं? फिर वही कि कार्य क्षेत्र और ज्ञान के आधार पे। मान लीजिए अगर हम सबको बराबर कर देते हैं तो कैसे फर्क होगा कि कौन देश को चलाना चाहता है, कौन समाज को चलाना चाहता है और कौन नीचे का काम करना चाहता है। वो तो ज्ञान के आधार पे ही होगा ना। जो मान लीजिए जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, मान लीजिए किसी और बाकी काम जिनको वो अच्छे तरीके से नहीं करता, उसको देश संभालने का काम तो नहीं दिया जा सकता ना। और ज्ञान का अर्थ है ब्राह्मण, यानी कि जो व्यक्ति जो किसी चीज में पारंगत है या अच्छा काम करता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण एक पदवी मान लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, अगर वर्ण व्यवस्था सर्वोत्तम है तो हमारे पे इतनी उंगली क्यों उठती है? एक कारण मैं आपको बता चुका हूं कि हम अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं बाहरी इतिहासकारों पे। और दूसरा कारण है राजनीति। राजनीति में आपको भी पता होगा कि राजनीति का अर्थ होता है समस्या को बनाए रखना, समस्याओं को खत्म नहीं करना। क्योंकि अगर समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो उनकी वो राजनीति किस चीज पे करेंगे? इसलिए वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि हम लोग किसी कार्य के आधार पर या ज्ञान के आधार पर चीजों को छोटा या बड़ा करते हैं। वो ये बताएंगे हम जातियों के आधार पर करते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद शायद आप समझ चुके होंगे कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, अगर आप में से किसी भी व्यूअर को लगता है कि इसका सब्स्टिट्यूट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा प्रयास सही है और हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और औरों तक भी भेजें, ताकि लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ये जो भेदभाव है हम इसे खत्म कर सकें। आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।